आज ये महत्वपूर्ण खबरें हमारे इस चर्चा में रहेगी। चलिए पहली जो खबर हमारी है, पहली जो खबर है मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के बारे में। राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को देखते हैं 10 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, 10 जुलाई को प्रारंभ हो रही है ये योजना। ठीक है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना। इसका जो उद्देश्य है, प्रदेश की युवा शक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। प्रदेश की जो युवा शक्ति है उसका सर्वांगीण विकास करना है। उन्हें खेल गतिविधियों के माध्यम से एक संगठित मंच प्रदान करना है। इसके जरिए युवाओं का शैक्षणिक कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। इनके उद्देश्यों को याद रखें। युवा शक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, उसमें खेल गतिविधियों के माध्यम से संगठित एक मंच प्रदान करना है जिसके जरिए युवा क्या करेंगे, शैक्षणिक कौशल और रोजगार, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो खेल शामिल किए गए हैं, शुरुआती चरण में मुख्य रूप से क्रिकेट को शामिल किया गया है, फुटबॉल को शामिल किया गया है, वॉलीबॉल को शामिल किया गया है और कबड्डी को शामिल किया गया है। अभी जो लोकप्रिय जो खेल हैं उनको ही इस योजना में शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना में। इसका जो संचालन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर संचालित किया जा रहा है? जयपुर जिले के बगरू विधानसभा, जयपुर जिले के बगरू विधानसभा, याद रखना है इसके, जयपुर जिले के बगरू विधानसभा और 12 जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यानी कि नगर निकायों में और ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड स्तर पर ये लागू की गई है। इस योजना में जो शामिल जो खेल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी को याद रखें। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर की बगरू विधानसभा, ठीक है, बगरू को याद रखें, बगरू विधानसभा, उसके बाद में 12 को याद रखें। यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना संचालित की जा रही है 10 जुलाई 2026 से। नेक्स्ट जो हमारी खबर है, जयपुर मेट्रो फेज सेकंड के बारे में बात करेंगे। जयपुर मेट्रो फेज के बारे में हम देखते हैं तो हाल ही में यानी कि 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला यानी कि शिलान्यास किया जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें देखें, इसमें कुल दूरी कितनी है तो 41 से 42.8 किलोमीटर है, यानी कि 41 से 42 किलोमीटर दूरी है। इसमें कुल 36 स्टेशन बनेंगे, 36 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। जयपुर मेट्रो फेज सेकंड को याद रखना है। इसमें टोटल जो मेट्रो स्टेशन बनेंगे कितने बनेंगे, 36 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर लंबाई है, 41 से 42 किलोमीटर की लंबाई है, इसको याद रखना है। इसमें अनुमानित जो लागत है, अनुमानित लागत कितने हैं, 13,000 करोड़ के आसपास में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 50-50% की संयुक्त भागीदारी रहेगी। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 50-50 की संयुक्त भागीदारी रहेगी, 50:50 में भागीदारी रहेगी। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संपूर्ण कॉरिडोर के निर्माण को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो जयपुर मेट्रो फेज सेकेंड है, इसको कब पूरा किया जाएगा, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2031 में सितंबर महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। यह फेज जयपुर के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्रों यानी कि सीतापुरा और विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल जो एरिया है, तोड़ी मोड़ को आपस में जोड़ा जाएगा। मतलब बात यह है, सीतापुरा और विश्वकर्मा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको दोनों को आपस में जोड़े जाने का प्रोजेक्ट है। कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रहलादपुरा टोंक रोड से टोड़ी मोड़ टिक्कर रोड, इसको याद रखना है। तो कहाँ से कहाँ तक ये प्रोजेक्ट है, प्रहलादपुरा है, प्रहलादपुरा टोंक रोड पर स्थित है। कहाँ पर, टोंक रोड पर। यहाँ से टोड़ी जो मोड़ है, टोड़ी मोड़, टोड़ी मोड़ कहाँ पर है, सिक्कर रोड पर है, सिक्कर रोड पर। इतना हमें यहाँ पर याद रखना है जयपुर मेट्रो फेज सेकंड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे
शेखावटी हथनी पाइपलाइन परियोजना के बारे में। शेखावटी हथनी पाइपलाइन जो परियोजना है, 29 जून 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। कब हुआ है? 29 जून 2026 को हुआ है। कई बार तारीखें पूछ ली जाती हैं एग्जामों में, इन तारीखों को भी याद रखना है। 29 जून 2026 को शेखावटी हथनी कोंड पाइपलाइन परियोजना को लेकर के राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो समझौता हुआ है, उस समझौते को याद रखना है। इसका जो फायदा क्या है, तो इसका फायदा यह है कि शेखावटी के तीन जो प्रमुख जिले हैं, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, सीकर को पानी मिलेगा। शेखावटी के जो जिले हैं कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू, सीकर को पानी मिलेगा। ठीक है। इसका प्रोजेक्ट लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 37,000 के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। 37,000 रुपए के आसपास यहाँ खर्च होगा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज, यानी कि हरियाणा का जो ये हथनी कुंड बैराज है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से पानी कहाँ लाना है? चूरू में लाना है। चूरू में कौन सी जगह लाना है? चूरू में हंसियावास। हंसियावास जो जगह है चूरू की, हंसियावास में लाया जाएगा। और हंसियावास में इस तरह का एक डैम बनाना है यहाँ पर। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? खुली नहर के बजाय पाइपलाइन से पानी का रिसाव, यानी कि वेस्टेज और वाष्पीकरण नहीं होगा। पाइपलाइन का ये फायदा होगा, पानी का एक तो रिसाव नहीं होगा और साथ ही पानी का वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है। राजस्थान को यमुना नदी से 577 MCM पानी मिलेगा। मुख्य जो स्टोरेज है, पानी का स्टोरेज करने के लिए चूरू के हंसियावास में बड़ा जलाशय यानी कि डैम बनाया जाएगा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से चूरू तक जो दूरी है, दूरी को याद रखें, 295 किलोमीटर लगभग है। तो इसकी जो दूरी है कितनी है? 295.5 किलोमीटर है। इस दूरी को, इस पाइपलाइन की लंबाई को याद रखें, 295.5 किलोमीटर लंबी है। ये पाइपलाइन कहाँ से आएगी? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा से राजस्थान के हंसियावास तक आएगी। राजस्थान के हंसियावास तक आएगी। हंसियावास किस डिस्ट्रिक्ट में है? चूरू में है। यहाँ पर हंसियावास में क्या किया जाएगा? इस तरह का एक डैम बनाया जाएगा। यह परियोजना शेखावटी क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने के लिए दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह जो परियोजना है शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है, पेयजल की जो संकट है उसको समाप्त करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा राजस्थान सरकार के लिए। 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग, 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 को देखें। यहाँ आयोजन स्थल क्या था इसका? 16वीं जो साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन स्थल याद रखना है। आयोजन स्थल क्या है? थिम्पू, भूटान। ठीक है। क्लॉक टॉवर स्क्वायर में यहाँ पर आयोजन हुआ है। थिम्पू, भूटान में आयोजन हुआ है इसका। इसमें जो शामिल देश थे, ठीक है, शामिल देशों को याद रखना है। पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था। ठीक है। ये दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं। के बाद में श्रीलंका भी पड़ोसी देश है। मालदीव, नेपाल, भूटान और भारत। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 7 पड़ोसी देश इसमें शामिल थे। इसको याद रखना है, 7 देश शामिल थे: भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। 100 से अधिक एथलीटों ने यहाँ पर भाग लिया। 100 से अधिक, मतलब जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया है। भारत के राहुल सिंह इसमें 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के राहुल सिंह ने चौहान ने मिस्टर साउथ एशिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। मतलब इसमें जो सबसे विजेता कौन रहे हैं? राहुल सिंह चौहान रहे हैं। 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग में विजेता कौन रहे हैं? मिस्टर राहुल सिंह चौहान रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो नीलेश कुमार है, राजस्थान के जो नीलेश कुमार हैं, ये जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इनकी जो कैटेगरी थी मेंस स्पोर्ट फिजिक 170 सेमी वर्ग में। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नीलेश कुमार को राजस्थान के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। नीलेश कुमार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? जयपुर से है।
इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक को याद रखें, ठीक है, और उनका नाम याद रखें, नीलेश कुमार। नेक्स्ट बात करें मिस राजस्थान 2026। मिस राजस्थान 2026 सौंदर्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिता विजेता कौन है? इसमें सृजा गुप्ता है। कौन है? सृजा गुप्ता रही है। इनकी आयु की बात करें तो ये 19 वर्ष की है। प्रतियोगिता का जो संस्करण है तो 28वां है। और आयोजन स्थल कहाँ था? तो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर है। आयोजन तिथि देखें तो 4 जुलाई 2026 है। तो सृजा गुप्ता को याद रखें। मिस राजस्थान 2026 कौन है? मिस राजस्थान 2026 कौन है? तो सृजा गुप्ता है। सृजा गुप्ता का नाम याद रखें। ये जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली हैं। इस तरह से मुश्किल लगता है प्रश्न, फिर भी स्टेटमेंट में कभी पूछा जा सकता है, तो याद रखें वैशाली नगर की रहने वाली हैं सृजा। मिस राजस्थान 2026 में विजेता रही है। नेक्स्ट बात करें भारतीय वैज्ञानिकों को माइक्रो, ये मूर्तियां हैं, ठीक है, मूर्तियां अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। भारतीय वैज्ञानिकों की माइक्रो जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की यात्रा करेगी? तो अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। अंतरिक्ष की यात्रा करेगी, यानी कि वारंगल के निवासी कौन है? अजय कुमार द्वारा सीवी रमन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम की बनाई गई माइक्रो मूर्तियां अब अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। ये एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति दिख रही होगी। ये माइक्रो मूर्ति है, यहाँ पर बहुत बड़े विजुअल में दिखाया गया है। विक्रम साराभाई की और सीवी रमन के, ये तीनों जो मूर्तियां हैं अंतरिक्ष में यात्रा करेगी। कैसे करेगी अंतरिक्ष में यात्रा? ठीक है, एरोस्पेस के विक्रम फर्स्ट रॉकेट के माध्यम से आगामी लॉन्च के दौरान अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। एरोस्पेस का जो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट को याद रखें। एरोस्पेस का जो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, यह ले जाएगा अंतरिक्ष में किन किन की मूर्तियां ले जाएगा? सीवी रमन की, विक्रम साराभाई की और एपीजे अब्दुल कलाम की। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये सिलाई की सुई की सेध में तैयार की गई है। करीब 800 माइक्रोन, ठीक है, को मापने का जो इकाई है 800 माइक्रोन, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनको याद रखें। भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं जिनकी मूर्तियां अंतरिक्ष में यात्रा करेगी? विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट है इसके साथ, ठीक है, इसमें याद रखें। क्या याद रखना है इसमें? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन और विक्रम साराभाई को याद रखें। नेक्स्ट जो हमारी घटना है, मुद्दा है, पहला वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, नुकरा घोड़े को मिलेगी 9वीं स्वदेशी नस्ल की पहचान। इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है? इसको पढ़ने का यह उद्देश्य है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि नुकरा स्वदेशी नस्ल किसकी है? इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, घोड़ा, ठीक है, गधा, ठीक है, भैंस या बकरी और गाय। इस तरह का एग्जामिनर यहाँ से ऑप्शन बना करके इस प्रश्न का सवाल बना सकता है परीक्षा में, ठीक है, किस तरह से? घोड़ा, गधा, भैंस, बकरी, गाय। हमें ध्यान रखना है नुकरा किसकी स्वदेशी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है। राजस्थान के बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने सफेद रंग के जो प्रसिद्ध नुकरा घोड़े की पहली वैज्ञानिक संरक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। मंजूरी मिलने पर नुकरा भारत की 9वीं आधिकारिक स्वदेशी घोड़ा नस्ल बन जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस दुर्लभ नस्ल के संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और घोड़ा पालकों को बेहतर कीमत दिलाने में मदद मिलेगी। नुकरा घोड़े की ऊंचाई लगभग 160 से 170 सेंटीमीटर, इसे भी याद रखें, 160 से 170 सेंटीमीटर होती हैं। ये तेज चाल और आकर्षक व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तो नुकरा घोड़े की नस्ल है, याद रखें। नुकरा किसकी नस्ल है? घोड़े की नस्ल है, इसे याद रखना है, ठीक है। एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है? तो वे ऑप्शन डाल सकता है, नुकरा किसकी नस्ल है? तो घोड़ा, गधा, भैंस, बकरी, गाय, कुछ भी डाल सकता है ऑप्शन में। याद रखें इसकी जो हाइट है, हाइट कितने? 160 से 170 सेंटीमीटर है, इसे याद रखना है।
समुद्र से 392 मीटर नीचे सड़क मार्ग बनेगा। समुद्र से 392 मीटर नीचे सड़क मार्ग बनेगा। इसे याद रखना है। नॉर्वे में कहाँ बन रहा है? नॉर्वे में। कहाँ बन रहा है? नॉर्वे में। समुद्र के भीतर दुनिया का सबसे गहरा सड़क सुरंग मार्ग रोग फास्ट बन रहा है। इसका नाम याद रखें, रोग फास्ट बन रहा है। इस समुद्र तल से 392 मीटर की गहराई पर बनाया जा रहा है। नॉर्वे के अष्टावांगर और बर्गन शहरों को जोड़ने वाले इस मार्ग के 2033 तक बनकर पूरी होने की संभावना है। यह जो मार्ग है कब पूरा होने की संभावना है? 2033 तक पूरा हो जाएगा। लंबाई कितनी है इसकी, मतलब गहराई कितनी है? 392 मीटर गहराई है। और ये नॉर्वे के अष्टावांगर और बर्गन शहरों को जोड़ा जाएगा इससे। यहाँ जो अनुमानित जो खर्च है 2.4 अरब डॉलर का अनुमान है। कितना खर्च किया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर? 2.4 अरब डॉलर। यह इंजीनियरिंग और अवसंरचना के क्षेत्र में नॉर्वे की एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। ये इंजीनियरिंग और अवसंरचना के क्षेत्र में नॉर्वे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समुद्र से, मतलब समुद्र के नीचे या समुद्र से 392 मीटर नीचे सड़क मार्ग कहाँ बनाया जा रहा है, किस देश में बनाया जा रहा है? राइट आंसर क्या होगा? नॉर्वे। यहाँ पर इस तरह से पहाड़ों के नीचे, समुद्र के नीचे यह जो सड़क मार्ग बनाया जा रहा है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारी खबर है, राष्ट्रीय युवा संसद 3.0। राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 यह कार्यक्रम, ठीक है, 3 जुलाई से 4 जुलाई के मध्य हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ है? संसद भवन नई दिल्ली में। आयोजन कहाँ हुआ है? संसद भवन नई दिल्ली में हुआ है। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दर्शना राजपुरोहित ने। राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दर्शना राजपुरोहित ने। दर्शना राजपुरोहित को याद रखें। यहाँ पर जिला कौन सा है दर्शना का? तो पाली डिस्ट्रिक्ट से आती है। और गांव का नाम है बाड़वा। गांव का नाम यह है बाड़वा। बाड़वा को याद रखें। दर्शना राजपुरोहित का संबंध किससे है? गांवों के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। बाड़वा है। उपलब्धि की बात करें तो राष्ट्रीय युवा संसद 3.0 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दर्शना राजपुरोहित ने यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने राज्य थे इसमें? जो राष्ट्रीय युवा संसद हुई है 3.0 जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 25 राज्यों ने भाग लिया था। कितने राज्यों ने? 25 राज्यों ने यहाँ पर भाग लिया था। लगभग कितने प्रतिभागी आए थे? यहाँ पर 200 लगभग प्रतिभागी आए थे। मुख्य जो तथ्य हैं, दर्शना राजपुरोहित ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का मान बढ़ाया, यानी कि से राजस्थान के गांव कौन सा है इनका? बाड़वा गांव है। बाड़वा कहाँ है? पाली में है। और इनकी जो उपलब्धि है, राष्ट्रीय युवा जो संसद है वहां पर पहला स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। याद रखें दर्शना राजपुरोहित को, इनको राष्ट्रीय युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान का बजट सिस्टम बदलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान का बजट सिस्टम बदलेगा। इस प्रश्न को आने वाले समय में मतलब हर जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो राजस्थान का बजट सिस्टम बदलेगा। 14 साल बाद नया बजट मैनुअल तैयार हो रहा है। नए मैनुअल की जो विशेषताओं की बात करें, हम विशेषताएं देख लेते हैं। बजट प्रक्रिया को अधिक से पारदर्शी बनाना है। वित्तीय प्रबंधन को डिजिटल और आसान बनाना है। योजना का बेहतर मूल्यांकन और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग करने हैं। बाल कृषि बाल कृषि और समावेशी विकास को प्राथमिकता देनी है। वैश्विक मानकों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हैं। ई बजट और आईएफएमएस से पेपरलेस और तेज प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। बजट मैनुअल, जो नया जो मैनुअल है, इस मैनुअल को याद रखें। बजट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। वित्तीय प्रबंधन को डिजिटल और आसान बनाना है। योजना को बेहतर मूल्यांकन करना है और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग करनी है। योजना जो भी बजट में योजना आएंगी उन योजनाओं का बेहतर मूल्यांकन करना है। परिणाम आधारित मॉनिटरिंग करनी है। बाल कृषि और समावेशी विकास को प्राथमिकता देनी है। वैश्विक मानकों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करनी है। ई बजट और आईएफएमएस जो पेपरलेस और तेज प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। जयपुर
यानी कि राजस्थान का सरकारी वित्तीय प्रबंधन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। वित्त विभाग ने 2012 के बाद नया बजट मैनुअल 2026 में तैयार किया है। तो 2012 को भी याद रखें। पिछला जो मैनुअल कब आया था? 2012 में आया था। अब नया मैनुअल कब आ रहा है? अब 2026 में आ रहा है। नए मैनुअल में पहली बार ग्रीन बजट को शामिल किया गया है। चाइल्ड बजट, एग्रीकल्चर बजट, एसडीजी आधारित योजना का प्रावधान किया गया है। फुल बजट, यूनिफाइड पीडी अकाउंट और एसएनए स्पार्श जैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। इसके जरिए बजट बनाने के जो खर्च करने और निगरानी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और परिणामी आधारित बनाया जाएगा। इसके जरिए बजट बनाने, खर्च करने, निगरानी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, पारदर्शी और परिणाम आधारित बनाया जाएगा। ड्राफ्ट पर सभी विभागों से 20 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। ड्राफ्ट पर 20 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। साथ ही आईएफएमएस आधारित ई जो बजट हैं, ई बजट प्रक्रिया को मजबूत करते हुए बजट की तैयारी, वितरण, खर्च और मॉनिटरिंग को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने का प्रस्ताव है। तो राजस्थान बजट सिस्टम बदलेगा। 14 साल बाद नया मैनुअल, बजट का नया मैनुअल आ रहा है। पहला मैनुअल कब आया था? मतलब पिछला जो था 2012 में, अब कब आ रहा है? 2026 में। इसको याद रखना है। इसके मैनुअल के जो मुख्य विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं? तो बजट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है, वित्तीय प्रबंधन डिजिटल और आसान बनाना है, योजना को बेहतर मूल्यांकन और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग करना है, बाल कृषि समावेशी विकास को याद रखना है, वैश्विक मानकों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग होगी, ई बजट और आईएफएमएस से पेपरलेस और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। तो इस मैनुअल की विशेषताओं को याद रखें। मैनुअल की विशेषताओं को याद रखें। यहाँ की विशेषताएं पूछी जाएगी और उसमें जो ग्रीन बजट शामिल किया गया है, साइल्ड बजट शामिल किया गया है, एग्रीकल्चर बजट शामिल किया गया है, एच एचडीजी जो आधारित योजना का प्रावधान किया गया है, फुल बजट, यूनिफाइड पीडी अकाउंट, इन सभी को याद रखें। नेक्स्ट बात करें हम, गुजरात में पहली बार कोरिया की तकनीक को देखेंगे हम। गुजरात में पहली बार कोरिया की तकनीक है। पहली बार कोरियाई तकनीक से दो एयरफील्ड रबर डैम बनाए जा रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से आ सकता है, दो एयरफील्ड रबर डैम किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? गुजरात में बनाए जा रहे हैं। नदियों का नाम याद रखना है, हेरण नदी और अंबिका नदियों पर बन रहे हैं ये दोनों बांध। ठीक है। इसे सिंचाई को बढ़ाना है। इसका जो उद्देश्य है, सिंचाई को बढ़ावा देना है। भूजल भूजल जो रिचार्ज करके, मतलब भू जल स्तर को ऊपर उठाना है। जल भंडारण और बाढ़ नियंत्रण, इसमें हवा भरकर पानी को रोका जाता है। बाढ़ के समय हवा निकालकर अतिरिक्त पानी निकाला जा सकता है। और इसमें तापमान जो क्षमता रहेगी वो 50 सेल्सियस तक रहेगी। बात यह है, गुजरात के अंदर हेरण और अंबिका दो नदियां हैं। वहां पर रबर के डैम बनाए जा रहे हैं। ठीक है। रबर के अंदर हवा भरी जाएगी जिससे पानी रोकना है। जब पानी रुकेगा तो सिंचाई के लिए उपयोग होगा, भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग होगा, जल भंडारण बढ़ेगा, बाढ़ पर नियंत्रण होगा। और जो रबर होगी वो 50 सेल्सियस तक तापमान को झेल पाएगी। और मान लो बारिश के समय पानी ज्यादा आ गया तो रबर में हवा कम कर दी जाएगी और पानी ऑटोमेटिक उसके ऊपर से निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करें राज्य का वित्तीय परिदृश्य एवं राजस्व संग्रहण में, हम देखेंगे प्रथम तिमाही के आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है। प्रथम तिमाही के आंकड़ों में देखें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली जो तिमाही है, पहली तिमाही में कुल 33,969 करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। 33,969 करोड़ रुपए को याद रखें। पहली तिमाही में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? 33,969 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्व वृद्धि दर की बात करें तो पिछले वर्ष इसी है, यहाँ पर इसी की जगह किसी तिमाही किसी तिमाही की तुलना में राजस्व संग्रहण में 11.51% वृद्धि दर्ज की है। तो मोटा मोटा याद रखना है कि पिछले वर्ष की किसी भी तिमाही की तुलना में राजस्व संग्रहण यानी कि राजस्व इकट्ठा करने में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 11% को तो याद रखना ही है। अगर 11.54% याद रहे तो इसको भी याद रख लें। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की बात करें, राजस्थान वर्तमान में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कंप्लाइंस में पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। जीएसटी जो रिटर्न
फाइलिंग होती हैं कंप्लाइंस में, राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पर है, तो इसको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय दल, कॉमनवेल्थ जो गेम हो रहा है, पहली बार जूट से बने कपड़ों को यहाँ पर पहनेगा। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हो रहे हैं? स्कॉटलैंड में हो रहे हैं। ठीक है, ये कब से हो रहे हैं इसे याद रखें। ये 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे, कॉमनवेल्थ गेम है। कॉमनवेल्थ गेम में आधिकारिक पहली बार जूट वर्कहोर्स मिश्रित, ठीक है, कपड़े इसमें ड्रेस पहनी जाएगी। ये जो ड्रेस हैं 100% बायोडिग्रेडेबल हैं, 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल होगा जिसमें किसी देश का दल जूट के परिधान पहनेगा। भारतीय दल में 124 सदस्य होंगे। इसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड, ये जो कपड़े बनाए गए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय जूट बोर्ड, राष्ट्रीय जूट का जो बोर्ड है वो, उसके बाद क्लस्टर जूट मिल्स, क्लस्टर क्लस्टर जूट मिल्स, उसके साथ में नेप निफ्ट, ठीक है, ये तीनों ने मिल करके ये जो कपड़े पहली बार ये परिधान तैयार किए गए हैं, तो इसको याद रखें। साथ ही ग्लासगो में भारतीय जो दल जा रहा है, कितने सदस्यों का जा रहा है? तो 124 सदस्यों का दल जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और ये कॉमनवेल्थ जो गेम होंगे कब से कब तक होंगे? 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की सबसे सबसे बड़ी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यह समय की बचत करेगी, दिल्ली से मुंबई पहुंचने में मात्र 12 घंटे का समय लगेगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचने में मात्र कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे का टाइम लगेगा। लगभग इसमें बात करें तो लागत की, तो 1.10 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, लागत कितना है? 1.10 लाख करोड़ रुपए की है। कार्य प्रगति, मतलब कार्य की जो प्रगति है अभी 75 से 80% पूरा हो चुका है कार्य। राजस्थान में मार्ग की बात करें तो एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और झालावाड़ जिलों से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये जिले याद रखने हैं कि राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरेगा। कोटा से, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और झालावाड़। जिस भाई को नहीं याद होता है तो मेरे साथ याद कर लें। सबका सबका कीजिए। ठीक है, एस का हो जाएगा यहाँ पर सवाई माधोपुर। ठीक है, बी का हो जाएगा बूंदी, के का मतलब हो जाएगा कोटा, ए का मतलब हो जाएगा अलवर, डी का मतलब हो जाएगा दौसा और जे का मतलब हो जाएगा झालावाड़। इस तरह से याद रखें। राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में? तो सबका डीजे यानी कि सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, अलवर, दौसा, झालावाड़। ठीक है, तो इसको याद रखें, ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दिल्ली से मुंबई की जो बीच में जो दूरी है वो कितने घंटे में तय हो जाएगी? तो 12 घंटे में तय हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट बात करें, लिंक्ड जो ट्री है, लिंक्ड ट्री जो है, यह एक ऐसा छोटा, लिंक्ड ट्री की बात करें तो ये एक ऐसा छोटा मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। यह सूक्ष्म शैवाल यानी कि माइक्रो एल्गी की मदद से काम करता है। यह कार्बन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। इतना यहाँ पर याद रखें। लिंक्ड जो ट्री है ये मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, मोबाइल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। यह सूक्ष्म शैवाल जो होते हैं माइक्रो एल्गी की मदद से काम करता है। ठीक है, लिंक्ड ट्री माइक्रो माइक्रो जो एल्गी है इसकी मदद से काम करता है। यह हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का पहला मोबाइल स्मार्ट एल्गल लिंक्ड ट्री यानी कि साल्ट विकसित किया है। यह शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण को कम करने
और हवा को साफ रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो शहरी जो इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर काफी प्रदूषण रहता है, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास में प्रदूषण रहता है, स्वाभाविक है। तो वहाँ के प्रदूषण को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया है। मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल हैं ये, एल्गल लिंक्ड ट्री, इसमें एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से काम करेगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, सोखेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन को छोड़ेगा, और माइक्रो एल्गी की मदद से काम करता है। इतने पॉइंट यहाँ याद रखें। ठीक है, इसको किसने बनाया है, तो इसको CSIR और CIMFR के वैज्ञानिकों ने मिल करके बनाया है। नेक्स्ट खबर को देखें हम। तकनीक नवाचार एवं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस गवर्नेंस। ठीक है, तकनीकी नवाचार जो है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, फेसलेस स्क्रूटनी सिस्टम देखेंगे। फेसलेस स्क्रूटनी पर हमने डिटेल में बात, हमने 9 तारीख का जो हमारा करंट है उसमें बात कर रखी है। राजस्थान फर्जी करदाताओं और रिपीट ऑफेंडर्स पर लगाम लगाने के लिए फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। राजस्थान के अंदर जो फर्जी जो करदाता हैं, रिपीट जो ऑफेंडर्स, बार बार जो गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या किया है, फेसलेस स्क्रूटनी लागू, फेसलेस स्कूटर जो सिस्टम है उसको लागू किया है, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। जियो टैगिंग की बात करें, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने याद रखना है, जियो टैगिंग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा ई पंजीयन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए जियो टैगिंग और IG स्टाम्प द्वारा ई पंजीयन का उपयोग किया जा रहा है। इसे याद रखें। ई रवन्ना एवं GPS को याद रखें। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा ई रवन्ना प्रक्रिया में GPS एवं CCTV आधारित तकनीक को लागू किया गया है, जिससे क्या होगा, जिससे ये फायदा मिलेगा, अवैध खनन पर सशक्त सख्त निगरानी और प्रभावी नियंत्रण होगा। नेक्स्ट जो बात है, ऑस्ट्रेलिया के स्टार जो ओपनर हैं बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया की जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, बेथ मुनी, ठीक है, महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग आई है, उसमें पहले नंबर पर काबिज हो गई हैं, उसमें पहले नंबर पर काबिज हो गई हैं। ठीक है, महिला T20 की जो रैंकिंग आई है उसमें पहले स्थान पर कौन है, तो बेथ मुनी है। बेथ मुनी का संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है, याद रखना है। अपने करियर में 5वीं बार इस स्थान पर पहुंची हैं, 5वीं बार इस स्थान पर आई हैं। भारतीय बल्लेबाजों में बात करें तो स्मृति मंदाना 5वें स्थान पर हैं। भारतीय जो बल्लेबाज हैं, स्मृति मंदाना 5वें स्थान पर हैं, शेफाली वर्मा 6वें स्थान पर हैं, और हरमनप्रीत कौर हैं जो 10वें स्थान पर हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की जो सारणी हैं, श्री सारणी हैं, वो नंबर 1 पर हैं। गेंदबाजों में बात करें तो श्री सारणी भारत की हैं और पहले स्थान पर काबिज हैं। कोटा क्षेत्र की नई सड़क परियोजना है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे हम। नई लिंक रोड बनाने का निर्माण, NH 52 से मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाईपास करते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नई लिंक रोड बनाई जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पर है, यह कोटा और झालावाड़ के मध्य है। ठीक है, झालावाड़, इसे याद रखें। बालापुरा मार्ग से कोटा को जोड़ने के लिए नई सड़क बनेगी। ठीक है, यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अटल एक्सप्रेसवे, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा करके। अटल एक्सप्रेसवे को, ये कोटा से इटावा तक संबल नदी के सहारे, अटल जो एक्सप्रेस है कोटा से इटावा तक संबल नदी के समांतर, यानी कि नए एक्सप्रेस का नाम, पूर्व में जो संबल एक्सप्रेस हाईवे था, अब इसका नाम बदल करके अटल एक्सप्रेसवे कर दिया है। अटल एक्सप्रेसवे कोटा टू इटावा। ठीक है, और संबल जो नदी है, संबल नदी के समांतर है। अटल एक्सप्रेस का पूर्व जो नाम था इसको भी याद रखें, संबल एक्सप्रेस वे। ठीक है, संबल एक्सप्रेसवे जो है उसका नाम बदल करके अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। ये कोटा से इटावा तक जाएगा। इटावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है।
और संबल नदी के ये समांतर हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें हम पर्यावरण अनुकूल तकनीक, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। देश में सड़क निर्माण में अब तक लगभग 80 लाख टन कचरे का उपयोग किया जा चुका है। तो इस पॉइंट को याद रखें, देश में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वहां पर 80 लाख टन का कचरे का उपयोग किया जा चुका है। और इसके साथ ही बायो ब्यूटिमिन जैसी आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है। इसमें बायो ब्यूटिमिन जैसी आधुनिक तकनीक का समावेश किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें, सुशासन एवं लोक सेवा प्रदायगी। शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। सुशासन एवं लोक सेवा प्रदायगी शहरी एवं ग्रामीण सेवा जो शिविर हैं, जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें जो सेवाएं हैं, यहाँ पर राजस्व सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, प्रमाण पत्र, आवेदन सेवाएं और अन्य सारी सेवाओं का समाधान होगा। शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर 2026 आमजन की राजस्व एवं प्रशासनिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर ही समाधान का उदाहरण है, मतलब जो कोई भी यहाँ पर आवेदन करता है, राजस्व एवं प्रशासनिक जो समस्या है उसका मौके पर ही समाधान किया जाता है। स्वामित्व योजना के बारे में बात करेंगे डिटेल में, हम नेक्स्ट क्लास में या फिर अलग से क्लास लेके आएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज यानी कि पट्टे प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत शिविरों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। स्वामित्व जो योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जो संपत्तियां हैं उनके मालिकाना हक दिया जा रहा है, दस्तावेज दिए जा रहे हैं, पट्टे दिए जा रहे हैं। तो इस जो शिविर चल रहा है, सुशासन एवं लोक सेवा प्रदायगी शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर, इस पर फोकस किया जा रहा है, स्वामित्व योजना पर। जन कल्याण अभियान की बात करें तो यह जन कल्याण अभियान है, जून 2000 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट बात करें जल जीवन मिशन एवं ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति के बारे में। तो जल जीवन मिशन में हम देखेंगे, जल जीवन मिशन में मुख्य सचिव द्वारा राज्य के हर घर जल प्रमाणन, जल सेवा आकलन और सुजलाम भारत आईडी तैयार करने के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से परियोजना तकनीकी परीक्षण प्रस्ताव एपेक्स समिति के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रीय जल जीवन को मिशन को याद रखना है। ठीक है, यह एग्जाम में आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा राज्य में हर घर जल प्रमाणन, जल सेवा आकलन, सुजलाम भारत आईडी तैयार करने के कार्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इनको तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जो परियोजना तकनीकी परीक्षण प्रस्ताव एपेक्स जो समिति होती के माध्यम से राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को भेजे जा रहे हैं। कृषि एवं विद्युत आपूर्ति की बात करें तो राजस्थान सरकार के जो कार्य योजना के तहत मार्च 2027 तक प्रदेश भर के किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। याद रखना है, राजस्थान सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। उस कार्य योजना में कहा है कि मार्च 2027 तक प्रदेश में किसानों को दिन के समय, पूरे प्रदेश भर में किसानों को दिन के समय बिजली दी जाएगी। वर्तमान में 26 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। ठीक है, 26 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। किस योजना के माध्यम से दी जा रही है? पीएम कुसुम जो योजना है, इसके माध्यम से दी जा रही है 26 जिलों में। इसे भी याद रखना है और इसका टारगेट याद रखना है, मार्च 2027 को याद रखना है। सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में बात करें तो पीएम कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी कनेक्शनों के कार्यों में प्राथमिकता दी जा रही है। तो पीएम कुसुम जो योजना चल रही है उसमें राज्य अग्रणी स्थिति में है, और साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी जो कनेक्शन जो दिए जाने हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट बात करें, इसमें यह जो है भारत सरकार भारत भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 धारा कौन सी 39 किस अधिनियम की? जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत मिजोरम जो यूनिवर्सिटी है के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम
मिजोरम यूनिवर्सिटी का नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूजियम है वो देश का 20वां डिजिग्रेडेड देश का 21वां डिजिग्रेडेड रिपोजिटरी रिपोजिटरी घोषित किया गया है। इसे याद रखना है। डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी वह संस्थान होता है जहां प्रमाणित जैविक नमूनों का संरक्षण किया जाता है। इनका उपयोग प्रजातियों की पहचान, शोध और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी को याद रखें, मिजोरम की जो यूनिवर्सिटी के मिजोरम जो यूनिवर्सिटी है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को देश का 21वां डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है। डिजिग्रेटेड रिपोजिटरी वह संस्थान होता है जहां प्रमाणित जैविक नमूनों का संरक्षण किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ होता है, तो प्रजातियों की पहचान में उपयोग होता है, शोध में उपयोग होता है, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करें हम सहकार वन की। सहकार वन राजस्थान के बालोतरा जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया है। प्रश्न कैसे बनेगा, राजस्थान के अंदर सहकार वन कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, तो बालोतरा जिले में विकसित किए जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पंचगौरव योजना के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले के लिए कृषि आधारित उत्पाद को चयनित किया गया है। पंचगौरव योजना की बात हम यहाँ पर करें, पंचगौरव में क्या क्या शामिल हैं, एक खेल शामिल है, एक उत्पाद शामिल है, उत्पाद शामिल है। ठीक है, तो इस तरह से जिले के जो 5 जो गौरव हैं, 5 जो प्रसिद्ध जो चीजें हैं उनको ऊपर उठाना, यानी कि पर्यटन हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्र में, इनको लेकर के वहाँ को बढ़ावा देना है। जिले के अंदर पंचगौरव योजना के आधारित, यानी कि हनुमानगढ़ जिले के लिए कृषि आधारित उत्पाद को चयनित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स की बात करें, एसपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी बाड़मेर का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 14.2 है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14.2 है। इसे टॉप 25% की रिफाइनरी में शामिल किया गया है। टॉप 25% की रिफाइनरी में इसे शामिल किया गया है।